हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग स्टडी करेंगे लूसेंट का बायोलॉजी का जीव विज्ञान चैप्टर, जिसे हिंदी में जीव विज्ञान बोला जाता है। जीव विज्ञान है, उसी को हम लोग 1 से 10 टॉपिक तक देख लिए थे हम लोग, और कुछ वीडियो में रह गया था 11 टॉपिक से हम रह गया था, तो उसको 11 पोर्शन से स्टार्ट है। वो पोर्शन से 11 टॉपिक देखेंगे। लूसेंट बुक से है, अभी रीडिंग केवल कर रहे हैं, रीडिंग बुक हम लोग देखने वाले हैं। तो पोर्शन 11 टॉपिक है। पोर्शन 10वां है टॉपिक था पोषक पदार्थ फ्रॉम लूसेंट बुक। तो आई स्टडी। तो देखिए पोर्शन को स्टडी करने वाले हैं हम लोग। टॉपिक नंबर 11 को संतुलित पोषण बैलेंस डाइट। संतुलित पोषण बैलेंस डाइट वह पोषण जिससे जीव के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित पोषण कहलाता है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें आयरन एवं विटामिन सी का अभाव होता है। संतुलित आहार व्यक्ति की आयु, लिंग, स्वास्थ्य एवं व्यवसाय पर निर्भर करता है। सामान्यतः एक सामान्य कार्य करने वाले औसत युवा मनुष्य को 3000 से 3500 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करने लायक भोजन की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 400 से 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 50 से 70 ग्राम वसा तथा अन्य आवश्यक तत्वों का होना आवश्यक है। पुरुषों और बालकों को स्त्रियों तथा बालिकाओं की तुलना में अधिक भोजन चाहिए। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट (6-6-H-5-COO) का प्रयोग किया जाता है। भोजन और उसके अवयव। भोजन वे पोषक पदार्थ है जिनको जीव कार्य करने के लिए, वृद्धि और ऊतकों की टूट-फूट की मरम्मत के लिए तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए ग्रहण करता है। इसे 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला में ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ, दूसरा शरीर निर्माण करने वाले भोज्य पदार्थ एवं तीसरा प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हैं। पहला है, कहता है कि इसे राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है। देखिए संतुलित आहार तालिका को हम लोग देखने वाले हैं। संतुलित आहार तालिका में है। संतुलित आहार तालिका कहाँ था यार? राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है, तो लखनऊ में है। फिर तीसरा है, अब मानव शरीर की कैलोरी संबंधी आवश्यकताएं। कार्य की प्रकृति। मनुष्य को कार्य करने के लिए कितना कैलोरी आवश्यकता होता है, वो है जैसे ये हल्का कार्य करने के लिए कार्य की प्रकृति पुरुष, स्त्री। हल्का कार्य करने वाले पुरुष को कितना कैलोरी चाहिए, 2000 कैलोरी चाहिए। आधा घंटा कार्य करने वाले को 3000 कैलोरी चाहिए। कठिन परिश्रम करने वाले को 3600 कैलोरी चाहिए। तभी जाकर के हम लोग को बढ़िया से एनर्जी मिल पाएगा, नहीं अन्यथा हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। क्योंकि दूध से हमें आजकल संतुलित आहार नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें आयरन और क्या नहीं रहता है, तो विटामिन सी का अभाव होता है। तो और स्त्री में हल्का कार्य करने वाले को 2100 कैलोरी चाहिए। आधा घंटा कार्य करने वाले को 2500 कैलोरी चाहिए। कठिन परिश्रम करने वाले को 3000 कैलोरी चाहिए। संतुलित आहार तालिका। वयस्क पुरुष, वयस्क महिला, बच्चे, बालक, बालिका। खाद्य पदार्थ अन्न, गेहूं, चावल, दालें है, पत्तीदार सब्जियां, अन्य दूध है, कंदमूल, गुड़ या शक्कर, वसा व तेल। भोजन विषाक्त का कारण लैक्टोबैसिलस है। भोजन विषाक्त का कारण क्या है, लैक्टोबैसिलस भोजन विषाक्त का कारण है। लैक्टोबैसिलस के कारण अन्न, गेहूं, चावल सामान्य में 400 रहता है, दालें में 400 रहता है, 40 रहता है, पत्तीदार सब्जियों में 40, सब्जियां में 40, 60, दूध में 150, कंदमूल में 50, गुड़ शक्कर में 30, वसा व तेल में 40। सामान्य मध्यम कठोर 1 से 3, बच्चे में 1 से 3, 4 से 6, बालक में 10 से 18, बालिका में 10 से
16 एक चार्ट दिया हुआ है, संतुलित आहार तालिका, ये देख लीजिए तालिका दिया हुआ है, इसको तालिका इसी के अनुसार भोजन मिलना चाहिए हम लोग को। अभी नेक्स्ट कहता है मानव रोग। अब टॉपिक नंबर 12 स्टार्ट होता है, परजीवी द्वारा होने वाला रोग। परजीवी द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो मलेरिया हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार। मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार। मलेरिया, तिल्ली एवं आरबीसी परजीवी से प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया से प्रभावित अंग तिल्ली एवं आरबीसी मलेरिया से प्रभावित होता है, परजीवी से प्लाज्मोडियम होता है। परजीवी कौन है? मलेरिया का प्लाज्मोडियम हो जाएगा। वाहक मच्छर तो मादा एनोफ्लीज हो जाएगा। लक्षण ठंड के साथ बुखार हो जाएगा। पायरिया प्रभावित अंग मसूड़ा हो जाएगा, प्रभावित अंग मसूड़ा। और परजीवी कौन सी हो जाएगा? एंटी अमीबा जिंजीवेलिस हो जाएगा परजीवी पायरिया के लिए। बालक मच्छर, वाहक मच्छर को नहीं है। लक्षण मसूड़ों से रक्त का निकलना, पायरिया हो जाएगा। सोने की बीमारी प्रभावित अंग मस्तिष्क हो जाएगा, सोने की बीमारी प्रभावित अंग मस्तिष्क। परजीवी कौन है? तो ट्रिपेनोसोमा हो जाएगा परजीवी। वाहक मछली सीसी माखी के कारण सोने की बीमारी होते हैं। लक्षण बहुत नींद के साथ बुखार आएगा। पेचिस आंत प्रभावित होता है, परजीवी एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका हो जाएगा। वाहक मच्छर कोई नहीं है। लक्षण श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त। कालाजार प्रभावित अंग अस्थि मज्जा हो जाएगा परजीवी कालाजार से। लिस्मेनिया डोनावानी हो जाएगा। वाहक मच्छर बालू मक्खी हो जाएगा कालाजार के लिए। लक्षण तेज बुखार कालाजार होगा था। अब जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग देखिए। बीमारी टीटनेस होता है, टीटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड, गोनोरिया, सिफिलिस ये होता है। तो प्रभावित अंग जीवाणु के नाम और लक्षण। टीटनेस तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण होता है। लक्षण टीटनेस से तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना, यह होता है टीटनेस के कारण। प्रभावित अंग हैजा के कारण आंत होता है। जीवाणु के नाम ब्रिवियो क्लोरी। लक्षण लगातार दस्त और उल्टियां होता है। 1 मिनट। अरे टाइफाइड का जो टाइफाइड आंत प्रभावित अंग है। जीवाणु के नाम साल्मोनेला टाइफी। लक्षण है तेज बुखार, सिर दर्द। क्षय रोग फेफड़ा प्रभावित होता है। जीवाणु के कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। लक्षण बार बार खांसी के साथ कफ, रक्त निकलना लक्षण है। डिप्थीरिया श्वास नली प्रभावित हो जाता है। जीवाणु के नाम है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। लक्षण को चाहिए तो सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटना लक्षण है। प्लेग में प्रभावित होता है फेफड़ा, कौरा दोनों पैर के बीच होता है। और जीवाणु के नाम पास्चुरेला पेस्टिस। और लक्षण बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियाँ आ जाएगा। ये प्लेग से। काली खांसी प्रभावित अंग श्वसन तंत्र। जीवाणु के नाम हीमोफिलस है। पर्टोसिस जीवाणु के नाम हो जाएगा। लक्षण लगातार खांसी आना लक्षण है। निमोनिया प्रभावित अंग फेफड़ा। जीवाणु के नाम डिप्लोकोकस न्यूमोनिया हो जाएगा। लक्षण तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन। कोढ़ तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित अंग है। जीवाणु के नाम माइकोबैक्टीरिया लेप्री। लक्षण शरीर पर चकते तंत्रिका प्रभावित। गोनोरिया प्रभावित अंग मूत्र मार्ग। जीवाणु के नाम नाइसेरिया गोनोरियाई। लक्षण मूत्र मार्ग में सूजन। सिफिलिस से प्रभावित अंग सीसन। जीवाणु के नाम टैपोनमा पैलिडम। लक्षण सीसन में घाव, सिफिलिस से होता है। मैकुलास ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के लिए आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। लेबरन 1880 ईस्वी ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। रोनाल्ड रॉस 1887 ईस्वी ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त में कमी आ जाती है। इसके उपचार में कुनैन, पेलोड्रिन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन औषधि लेनी चाहिए। 1882 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका एवं दूध का पास्चुरेशन की खोज की। बच्चों को डीपीटी टीका उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस रोग प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन के लिए दिया जाता है।
विषाणु वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी। पहला, बीमारी प्रभावित अंग विषाणु के नाम। लक्षण, एड्स, एड्स से प्रभावित अंग है प्रतिरक्षा प्रणाली। WBC, विषाणु के नाम। HIV, लक्षण, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। डेंगू ज्वर प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर, खास कर सिर, आंख एवं जोड़। विषाणु के नाम। आर्बोवायरस, लक्षण, आंखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द। पोलियो से प्रभावित अंग हो जाता है गला, रीढ़, नाड़ी, संस्थान। विषाणु के नाम। पोलियो, लक्षण, ज्वर, बदन में दर्द, रीढ़ की हड्डी, आंख की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। इन्फ्लुएंजा, संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है। विषाणु के नाम। मिक्सो वायरस, ABC हो जाएगा। लक्षण के गलसोथ, छींक, बेचैनी। इन्फ्लुएंजा। चेचक से प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम। वेरियोला वायरस, लक्षण, तेज बुखार, शरीर पर लाल लाल दाने। छोटी माता प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। विषाणु के नाम। वेरिसेला वायरस, लक्षण, हल्का बुखार, शरीर पर पितिकाएं। गलसोथ, पैराथायरॉइड ग्रंथि प्रभावित अंग हो जाएगा। विषाणु के नाम कोई नहीं है। ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई, लक्षण है। खसरा, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। विषाणु के नाम। मोरबीली वायरस, लक्षण, शरीर पर लाल दाना। ट्रेकोमा, आंख प्रभावित अंग है। लक्षण है आंख लाल होना, आंख में दर्द। हिपेटाइटिस या पीलिया, यकृत प्रभावित अंग है। लक्षण है पेशाब पीला, आंख एवं त्वचा पीला हो जाता है। रेबीज प्रभाव से होता है तंत्रिका तंत्र प्रभावित। विषाणु के नाम है रैबिडो वायरस, लक्षण, रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकलता है रेबीज से। मेनिंजाइटिस प्रभावित अंग मस्तिष्क है। लक्षण, तेज बुखार। हर्पीज, त्वचा प्रभावित अंग है। विषाणु के नाम हर्पीस, लक्षण है त्वचा में सूजन हो जाती है। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। जिसका बुखार, जिसे जीका बुखार जिसे जीका रोग के नाम से जाना जाता है, जीका वायरस के कारण उत्पन्न होता है। जीका बुखार मुख्यतः एडिस प्रकार के मच्छर के काटने से फैलता है। शारीरिक संबंध बनाने और खून चढ़ाने से भी इसके फैलने की संभावना होती है। यह रोग गर्भवती मां से गर्भस्थ शिशु में जा सकता है और शिशु के सिर के अपूर्ण विकास की वजह बन सकता है। इसके अधिकांश मामले 60 से 80% में कोई लक्षण नहीं दिखते। यदि कोई लक्षण दिखते हैं तो वे लक्षण इस प्रकार के होते हैं: बुखार, लाल आंखें, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, लाल चकत्ते आदि। हेलमिन्थ द्वारा होने वाली बीमारी। अतिसार, हेलमिन्थ द्वारा होने वाली बीमारी। पहला, अतिसार, डायरिया। इस रोग का कारण आंत में मौजूद एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस नामक अंतःपरजीवी प्रोटोजोआ निमेटोड है, जो घरेलू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। इसमें आंत में घाव हो जाता है। इसमें प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन नष्ट हो जाता है। यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। फाइलेरिया, दूसरा रोग है फाइलेरिया। यह रोग फाइलेरिया ब्रैंकोफाइटाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचरण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। इस रोग में पैरों, वृषण कोषों तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाता है। इस रोग को हाथी पाँव इलिफेंटियासिस भी कहते हैं, जो फाइलेरिया से होता है। अतिसार से डायरिया, अतिसार को कहा जाता है डायरिया। फफूंद द्वारा होने वाली बीमारी। पहला है दमा। मनुष्य के फेफड़ों में एस्पार्जिला से फ्यूमिगेट से नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों का काम अवरुद्ध कर देता है। यह एक संक्रामक रोग है। दूसरा, एथलीट फोट से। यह रोग एटीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के फटने, कटने और मोटे होने से होता है। एथलीट फोट से। खाज, तीसरा खाज स्कैबिज। यह रोग एकरस स्कैबिज नामक कवक से होता है। इसमें त्वचा में खुजली होती है एवं सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। फोर्थ में है गंजापन, बाल्डनेस। यह टीनिया टेपिटिस नामक कवक से होता है। इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। 5 में है दाद, रिंगवॉर्म। यह रोग ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। यह संक्रामक रोग है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। मनुष्य में होने वाला आनुवंशिक रोग है। फर्स्ट में है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है।
इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र डबल एक्स प्रभावित हो। इस रोग की वाहक स्त्रियां हैं। दूसरा है हीमोफीलिया। इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे सामान्य समय अंतराल औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। इस रोग की वाहक स्त्रियां हैं। हेल्डेन का मानना है कि यह रोग ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। 3 में है कहता है कि टर्नर सिंड्रोम यह रोग स्त्रियों में होता है। यह रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है, 44A+XO हो जाता है। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा एवं वक्ष चपटा हो जाता है। जनन अंग प्राय अविकसित होता है जिससे वे बांझ स्टेराइल होती है। 4 में है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। 5 में कह रहा है डाउन सिंड्रोम्स इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मंगलोज्म या मंगलोइज्म भी कहते हैं। 6 में पटाउ सिंड्रोम्स इसमें रोगी का ऊपर का ओंठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार क्लेफ्ट प्लेट हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। कुछ अन्य रोग हैं जैसे फर्स्ट में कह रहा है पक्षपात या लकवा पैरालिसिस। इस रोग में कुछ ही मिनटों में शरीर के आधे भाग को लकवा मार जाता है। यहाँ जहाँ पक्षाघात होता है वहाँ की तंत्रिकाएं निष्क्रिय हो जाती है। इसका कारण अधिक रक्तदाब के कारण मस्तिष्क की कोई धमनी का फट जाना अथवा मस्तिष्क को अपर्याप्त रक्त की आपूर्ति होना है। दूसरा एलर्जी। कुछ वस्तु जैसे धूल, धुआं, रसायन, कपड़ा, सर्दी किन्हीं विशेष व्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं और उनके शरीर में विपरीत क्रिया होने लगती है, जिससे अनेक बीमारियां हो जाती है। खुजली, फोड़ा, फुंसी, शरीर में सूजन आ जाना, काला दाग, एक्जिमा आदि एलर्जी के उदाहरण हैं। सिजोफ्रेनिया। 3 में कह रहा है सिजोफ्रेनिया यह मानसिक रोग है जो प्रायः युवा वर्ग में होता है। ऐसा रोग कल्पना को ही सत्य समझता है, वास्तविकता को नहीं। ऐसे रोगी आलसी, अलगावहीन, आवेशहीन होते हैं। विद्युत आक्षेप चिकित्सा इसमें काफ़ी सहायक होती है सिजोफ्रेनिया के कारण। 4 है कह रहा है मिर्गी इपिलेप्सी इसे अपस्मार रोग कहते हैं। यह मस्तिष्क के आंतरिक रोगों के कारण होती है। इस रोग में जब दौरा पड़ता है तो मुंह से झाग निकलता है और मल पेशाब भी निकलता है मिर्गी को। 5 नंबर का रहा है डिप्लोपिया यह रोग आँख की मांसपेशियों के पक्षाघात पैरालिसिस के कारण होती है। 6 में है कैंसर। मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक यदि कोशिका वृद्धि अनियंत्रित हो तो इसके परिणाम स्वरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है। इन अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं। कैंसर को स्थापित होने में जो समय लगता है उसे लैटेंट पीरियड कहते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। उत्कृष्ट गैस रेडोन कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। नोट। कीमोथेरेपी शब्द को वर्ष 2013 में पॉल एहरलिच ने दिया, जिन्हें आधुनिक रसोचिकित्सा का पिता कहा जाता है। बीमारी के उपचार में रसायन का उपयोग कीमोथेरेपी कहलाता है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला कार्सिनोमास, इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों से होती है। दूसरा है सार्कोमास, यह कैंसर संयोजी ऊतकों, अस्थियों, उपस्थियों एवं पेशियों में होता है। तीसरा ल्यूकेमियास, यह ल्यूकोमाइट्स में असामान्य वृद्धि के कारण होता है। 4 में है लिम्फोमास, यह कैंसर लसिका गांठों एवं प्लीहा में होता है। नोट। रेडियो सक्रिय एस्ट्रोनशियम 19 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। रेडियो सक्रिय एस्ट्रोनशियम 19 के कारण अस्थि कैंसर हो जाता है। चिकनगुनिया, यह दुर्बल बनाने वाली गैर घातक वायरल बीमारी है जिसका प्रकोप भारत में 36 वर्ष बाद 2006 में हुआ। यह चिकनगुनिया वायरस से होता है। यह मादा एडिस मच्छर, मुख्यतः एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। मनुष्य ही
चिकनगुनिया वायरस का मुख्य स्रोत है। मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटकर अन्य लोगों को काटते हैं, जिससे यह बीमारी फैलती है। संक्रमित व्यक्ति से यह बीमारी किसी और को नहीं हो सकती। इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होती है। इलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे यह HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स पीड़ित है या नहीं। इसे एलिसा टेस्ट कहते हैं। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। फिर क्या है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट यह HIV संक्रमण की खास जांच है, जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि व्यक्ति HIV से ग्रस्त है। HIV 24 एंटीजन PCR HIV की आसपास जांच, इससे रोग की तीव्रता की जानकारी मिलती है। CD4 काउंट, इस परीक्षण से रोगी का प्रतिरोधक क्षमता का आकलन किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। न्यूक्लिक एसिड RNA DNA एप्लीकेशन टेस्ट की एडवांस तकनीक सीधे HIV वायरस के जेनेटिक तत्व का पता लगा लेती है। यह तकनीक ब्लड डोनर के रक्त में मौजूद बहुत ही कम स्तर के संक्रमण की पहचान कर लेता है। इस जांच की मदद से एक सप्ताह के संक्रमण को भी पकड़ा जा सकता है। विषाणु से संक्रमित शरीर की कोशिकाओं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीन बनती है। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए एंटीरिट्रोवायरस थेरेपी ART की व्यवस्था की है। ART सेवाओं की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 को की गई थी। वर्तमान में एड्स के उपचार के लिए एजिडोथाइमिडिन AZT औषधि का प्रयोग किया जा रहा है। डेंगू ज्वर मादा एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। हमारे देश में डेंगू ज्वर का पहला मामला 1963 ईस्वी में कोलकाता में सामने आया था। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्रमुख केंद्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में आया। 1962 में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में आया। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम 1975-76 में आया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में आया। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1992 में आया। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम 1997 में, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997-98 में, पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997-98 में आया। समन्वित रोग निगरानी परियोजना 1997-98 में आया। जननी सुरक्षा योजना 2003-04 में आया। वंदे मातरम योजना 2004 में आया। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी 1952 ईस्वी में जोनस साल्क तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साविन द्वारा किया गया। पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, टाइप सेकंड एवं टाइप 3। इसी आधार पर विश्व में पोलियो रोगियों की 3 श्रेणी होती है। सबसे कम मरीज टाइप 2 के और अधिकतर टाइप 3 के मरीज होते हैं। इसीलिए पोलियो से निपटने के लिए अधिकतर वैक्सीन टाइप 3 के लिए ही तैयार की गई है। इसका विषाणु सबसे छोटा होता है। अब विविध में टॉपिक नंबर 13 स्टार्ट हो रहा है। 13 नंबर चिकित्सा संबंधी आविष्कार। आविष्कारक। विटामिन को फंक ने आविष्कार किया। विटामिन बी मैकलन, विटामिन डी हॉपकिंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन बॉम्समैन, होम्योपैथी हैनीमैन, ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लीलेहल ओपन हार्ट सर्जरी, प्रथम प्रख्नली शिशु एडवर्ड्स एवं स्टेप्टो एंटीजन लैंडस्टीनर, क्लोरोफॉर्म हैरिसन तथा सिम्पसन से, टेरामाइसिन फिनेल डायबिटीज को बेंटिंग ने, पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क्स, बैक्टीरिया के ल्यूवेनहॉक, RNA के जेम्स वाटसन तथा आर्थर एर्ग, मलेरिया परजीवी व चिकित्सा के रोनाल्ड रॉस, विटामिन ए के मैकलन, विटामिन सी के हॉलकट, सल्फर ड्रग्स के डॉगमैक, हृदय प्रतिरोपण के क्रिस्टियान बर्नार्ड, लिंग हार्मोन के स्टेनाच, गर्भ निरोधक गोलियां को पिनकस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के आइनियोवन, इंसुलिन के बेटिंग, चेचक का टीका के एडवर्ड जेनर, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, BCG के यूरिन कॉलमेट, रक्त परिवर्तन के कार्ल लैंडस्टीनर, DNA के जेम्स वाटसन तथा क्रेग, पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा कीटाजा टोज, जिम्पिक जीन संधान बारबारा मैकेनटॉन्ग के रेगुलेटरी जीन संधान जैकब और मेनॉर्ड, DNA संश्लेषण कॉर्नबर्ग, प्राकृतिक वर्णवाद चार्ल्स डार्विन, स्टेथोस्कोप का आविष्कार लाइनेक, चेचक का टीका प्रतिरक्षण तकनीक एडवर्ड जेनर,
हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन क्रिश्चियन बर्नार्ड, होम्योपैथी के संस्थापक हाइनेमैन, पुनरावर्तन सिद्धांत से अर्नेस्ट हैक्ले, लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार हेंसन ने, रेबीज रोधी टीका लुई पास्चर ने, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर को माना जाता है, प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, प्रमुख चिकित्सा उपकरण को हम लोग देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। पेसमेकर, हृदय गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु तो इसका प्रयोग किया जाता है पेसमेकर को। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, सीटी स्कैन के फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य या विकृति का पता लगाने हेतु तो इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज किया जाता है। ऑटो एनालाइजर, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए ऑटो एनालाइजर। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ ग्राफ है जी मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई द्वारा संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का पूर्णतः सही एक्सटर्नल एक्यूरेट का पता लगाया जाता है एमआरआई के द्वारा। टॉपिक नंबर 14, विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। जैसे एनाटॉमी की किया जाता है, यह जीव विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित है, उसे एनाटॉमी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। एस्ट्रोलॉजी, यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन करता है, इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी, यह खगोलीय पिंडियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, इसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। सेरेमिक्स, यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी के बर्तन तैयार करने से संबंधित है, सिरेमिक्स। ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी। यूजेनिक्स, आनुवंशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन को यूजेनिक्स कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी, महामारी रोग से अध्ययन से संबंधित है, एपिडेमियोलॉजी। एरिनियोलॉजी, मकड़ों का अध्ययन, एरिनियोलॉजी। कीमोथेरेपी, यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है, कीमोथेरेपी। कोस्मोलॉजी, यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान की एक शाखा है, कोस्मोलॉजी। क्रायोजेनिक्स, यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, क्रायोजेनिक्स। इकोलॉजी, यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरणीय प्रकृति से संबंधों का अध्ययन करता है, इकोलॉजी। एंटोमोलॉजी, या जंतु विज्ञान की यह शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करता है, एंटोमोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा महामारी उनके उपचारों से संबंधित है, एपिडेमियोलॉजी। और एपिडेमिक क्या महामारी से हो जाएगा, एपिडेमियोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा महामारी और उसके उपचार से संबंधित है, एपिडेमियोलॉजी। एक्स बायोलॉजी, पृथ्वी, इसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों पर जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जाता है, एक्स बायोलॉजी। जियोलॉजी, भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है, जियोलॉजी। जेरोंटोलॉजी, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है, जेरोंटोलॉजी। हॉर्टिकल्चर, फल फूल बाग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन का अध्ययन इस विभाग के द्वारा किया जाता है, हॉर्टिकल्चर। हाइड्रोपैथी, इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है, हाइड्रोपैथी। हाइजीन, स्वास्थ्य को देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है। होलोग्राफी, यह लेसर पुंज की सहायता से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है, होलोग्राफी। होरोलॉजी, यह समय मापने वाला विज्ञान है, होरोलॉजी। मैमोग्राफी, यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है, ब्रेस्ट छाती जिसको बोलते हैं उसको मैमोग्राफी। मेट्रियोलॉजी, मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं और परिवर्तनों के अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है, मेट्रियोलॉजी। मार्कोलॉजी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है, मार्कोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, आकार
रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन तथा उपचार इस विज्ञान के द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी, ओडोंटोग्राफी, दांतों का अध्ययन करने वाले चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा है। ओडोंटोलॉजी, ऑप्टिक्स, प्रकाश के प्रकार व गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की यह शाखा है। ऑप्टिक्स, ऑर्निथोलॉजी, यह विज्ञान में पंछियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, प्राणी विज्ञान की शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, पोमोलॉजी, यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। पोमोलॉजी, सिस्मोलॉजी, विज्ञान की इस शाखा द्वारा भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी, एरोनॉटिक्स, इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स, एस्थेटिक्स, इस शाखा के अंतर्गत सौंदर्य ललित कला शास्त्र का अध्ययन होता है। एस्थेटिक्स, एग्रोएस्ट्रोलॉजी या एग्रोएस्ट्रोलॉजी या घासों से संबंधित विज्ञान की शाखा है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, आर्बोरिकल्चर, यह वृक्ष उत्पादन संबंधित विज्ञान की शाखा है। आर्बोरिकल्चर, आर्कियोलॉजी, यह पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोलीय अर्थात खगोल भौतिकी विज्ञान की शाखा। एस्ट्रोफिजिक्स, कैलिस्थेनिक्स, यह शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायामों की विधियों संबंधित ज्ञान का अध्ययन है। कैलिस्थेनिक्स, कोन्कोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत शंख विज्ञान, मोलस्क विज्ञान का अध्ययन होता है। कोन्कोलॉजी, कॉस्मोगोनी, इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांडों उत्पत्ति सिद्धांत का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोगोनी, कॉस्मोग्राफी, इस शाखा के अंदर विश्व रचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत गुड़ लेखन या बीज लेखन संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिस्टोग्राफी, एपिग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एपिग्राफी, एथनोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी, इथोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन होता है। इथोलॉजी, जिनकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जिनकोलॉजी, जियोडेसी, इस शाखा के अंतर्गत भूगणित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोडेसी, जियोमेडिसिन या औषधि शास्त्र की वह शाखा है जो जलवायु व वातावरण का स्वास्थ्य प्रभाव का अध्ययन करता है। हेलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को कहते हैं हेलियोथेरेपी। हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टेटिक्स, इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थिति का अध्ययन होता है। लेक्सिकोग्राफी, यह शब्दकोश से संकलन तथा लिखने की कला है। न्यूमेरोलॉजी, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेरोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स, इस विज्ञान की शाखा के अंदर पुराने सिक्कों का अध्ययन, कॉइन्स का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स। फाइकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत सवालों का अध्ययन होता है। सेलिनोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेलिनोलॉजी। सेरिकल्चर, इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े के पालन और उनसे रेशम का उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। टेलीपैथी, इस शाखा के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। टेलीपैथी। हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन को हिप्नोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, इस शाखा के अंदर विषयों के बारे में अध्ययन होता है। टॉक्सिकोलॉजी। महत्वपूर्ण जानकारियाँ है जो देखिए क्या कहता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन हो जाएगा, तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा सबसे बड़ा जीवित पक्षी। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला, सबसे छोटा स्तनी छछूंदर, अंडा जरायुज स्तनी कंगारू, सबसे व्यस्त मानवयंग हृदय, सबसे बड़ा जीवित सरीसृप टर्टल कछुआ समुद्री, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी कटिपुंज पक्षी स्थायनी टेल्ड स्विफ्ट, कटिपुंजी पक्षी होता है सबसे तेज उड़ने वाली। सबसे तेज दौड़ने वाली जंतु चीता, सबसे बड़ा सर्प पाइथन, सबसे छोटा पक्षी हमिंग पक्षी, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग, सबसे ऊंचा स्तनी जिराफ अफ्रीका, सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी नीली हवेल, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी अफ्रीकी हाथी, अंड प्रजनक स्तनी एकिडना तथा डक ब्लिप्लेटिप्स होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। पहला, स्वप्नों को अध्ययन को
और न्यूरोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैकोलॉजी कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था। शरीर में सबसे दृढ़ मजबूत तत्व दांतों को इनामेल कैल्शियम फॉस्फेट होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, न कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। सबसे तेज तंत्रिका आवेग 532 किलोमीटर पर घंटा होती है। मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है। स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने कभी संतान जन्म न दिया हो 50 ग्राम का होता है, तथा संतान को जन्म देने के बाद स्त्री गर्भाशय का भार 100 ग्राम हो जाता है। गुर्दे का भार लगभग 140 ग्राम होता है। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी होती है तथा इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण ब्लड सर्कुलेशन में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड है। एल्बाट्रॉस सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है, जिसके पंख का फैलाव 10 से 12 फीट तक है। प्लेसेंटा बनने के आरंभ के समय HCG हार्मोन काफ़ी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है। इस समय मूत्र की जांच में इस हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है। बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है। एक बार सांस लेने की क्रिया 5 सेकेंड में अर्थात 2 सेकेंड के निश्वासन तथा 3 सेकेंड के आश्वासन में पूरी होती है। इस दौरान 500 मिलीमीटर हवा अंदर जाती है। मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। इसमें 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा ले जाया जाता है तथा शेष 3% भाग का संचरण रुधिर प्लाज्मा करता है। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित सामाजिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं के प्रति जागरूक पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत गाँव में 1000 की जनसंख्या पर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता चुनी गई है, जिसे एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट ASH आशा कहा जाता है। शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। नख, खून और सींग केराटिन नामक ऊतक के बने होते हैं। हमारा जो बाल है, नाखून है और सींग ही सब बैल गाय के सब सींग रहता ना है, बैल के सींग रहता है और ये सब रहता है, जितना भी जानवर के सींग वो सब केराटिन नामक पदार्थ से बना रहता है। अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से हम लोग को टेम्परेचर अगर लूज कर गया तो क्या हो जाएगा, हम लोग को हाइपोथर्मिया उसे कहते हैं, हाइपोथर्मिया हो जाएगा। तो हम लोग बायोलॉजी को ख़त्म कर दिया आज। तो उसमें एक 10 में रह गया था पोषक पदार्थ, 10वां में थोड़ा सा टॉपिक 10 में रह गया था। 5वां से हम लोग देख लिए थे कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग, हम उसको स्रोत देख लिए थे। और नोट था कि पानी में आर्सेनिक विष के कारण कैराटोसिस नामक बीमारी कैसे होता है, तो पानी में आर्सेनिक विष के कारण होता है। 5वां में देखना था जल, वाटर, मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। मनुष्य जल को क्या करते हैं, हम लोग पीते हैं। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। शरीर के भार का 65 से 75% भाग हमारा शरीर में जल ही है। जल के प्रमुख कार्य हैं, पहला में है जल हमारे शरीर के ताप को संवेदन, पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। दूसरा, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम दूसरा है। तीसरा, शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रिया जलीय माध्यम में संपन्न होती है। शरीर के अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम क्या है, तो जल ही है। छठा में न्यूक्लिक एसिड देखिएगा, एक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है न्यूक्लिक एसिड, जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में DNA व RNA के रूप में पाए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य है, पहला, आनुवंशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, न्यूक्लिक एसिड का काम है। दूसरा, एंजाइम के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना न्यूक्लिक एसिड का काम है। न्यूक्लिक अम्ल, तीसरा, एक क्रोमेटिन जाल का निर्माण करता है। तीसरा हो गया खनिज लवण। सेवन में कहता है खनिज लवण,
मिनरल्स। मनुष्य खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये शरीर की उपचायी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में लगभग 15 से अधिक खनिज लवण अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। यह शरीर का कुल वजन का 4 से 5% होते हैं। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ तथा उनके प्रकार्य। खनिज दैनिक मात्रा, मुख्य स्रोत और प्रकार्य। जैसे सोडियम क्लोराइड के रूप में हम लोग दैनिक मात्रा में 2 से 5 ग्राम तक ले लेना चाहिए। मुख्य स्रोत क्या है? साधारण नमक, मछली, मांस, अंडा, दूध, ये सब स्रोत हैं सोडियम का प्रकार्य क्या है? यह सामान्यतः कोशिका बाह्य द्रव में घनायन के रूप में होता है तथा निम्न कार्यों से संबंध है। पेशियों को संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में घनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना है। सोडियम का। पोटेशियम कितना माना जाता है? तो पोटेशियम दैनिक मात्रा में हम लोग को 1 ग्राम चाहिए। मुख्य स्रोत क्या है? लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पोटेशियम होता है। प्रकार्य क्या है? सामान्यतः कोशिका द्रव में घन आयन के रूप में पाया जाता है। यह निम्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रिया, पेशीय संकोचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना पोटेशियम का काम है। कैल्शियम लगभग हम लोग दैनिक मात्रा में 1.2 ग्राम लेना चाहिए। और स्रोत कौन है? दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, रागी, मछली, ये सब कैल्शियम के स्रोत है। प्रकार है, यह विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। रुधिर के स्पंदन में भूमिका, पेशीय संकुचन की प्रक्रिया से संबंध है। फास्फोरस 1.2 ग्राम होता है, दैनिक मात्रा में लेना चाहिए। मुख्य स्रोत है दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई, आटा, कलेजी तथा गुर्दे। इसका प्रकार है कैल्शियम से संबंध होकर दांतों तथा हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करना है। यह शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। लौह को दैनिक मात्रा में 25 mg बालक को और 30 से 35 mg बालिका को चाहिए। लोहा सबसे ज़्यादा लड़की को चाहिए, लोहा सबसे कम लड़का को चाहिए। 25 मिलीग्राम किसको चाहिए? लड़का को, और 35 बालिका को चाहिए। कलेजी मुख्य स्रोत को है कलेजी, गुर्दे, अंडे का पीता के चोकर युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेव, केला, पालक एवं अन्य हरी सब्जियां तथा गुड़। प्रकार क्या है? लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बढ़ने के लिए आवश्यक है। उत्तम है ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। आयोडीन दैनिक मात्रा में हमको 20 mg लेना चाहिए, 20 मिलीग्राम लेना चाहिए। और मुख्य स्रोत है मछली, समुद्री, खरपतवार, पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन, नमक में तो आयोडीन भी रहता है। प्रकार यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। गलगंड से बचने के लिए है जरूरी है। मैग्नीशियम को अल्प मात्रा में लेना चाहिए, अत्यल्प मात्रा में दैनिक मात्रा में। मुख्य स्रोत सब्जियां हैं मैग्नीशियम के। प्रकार पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु कैंसर से बचाव के लिए जस्ता अत्यल्प मात्रा में लेना चाहिए। मुख्य स्रोत यकृत एवं मछलियाँ। प्रकार इंसुलिन कार्यकी के लिए प्रकार है। तांबा दैनिक मात्रा में अत्यल्प लेना चाहिए। मुख्य स्रोत है मांस, मछली, यकृत एवं अनाज। प्रकार है हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में तांबा को। कोबाल्ट अत्यल्प मात्रा में लेना चाहिए दैनिक मात्रा में। मुख्य स्रोत मांस, मछली एवं जल है कोबाल्ट का। प्रकार आरबी से तथा विटामिन B12 के संश्लेषण है तो कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है पोषण। तो ये सब हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। तो पूरा बायोलॉजी का हम लोग वीडियो, पिछले वीडियो में भी 3 घंटा का वीडियो है, उसमें 10 टॉपिक देखे। इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक देख लिए। और फिर हम लोग अब इसी तरह अभी फिजिक्स का देखेंगे। फिजिक्स का मैराथन वीडियो देखेंगे, पूरा रीडिंग केवल देखेंगे लूसेंट बुक को। तो आज हम लोग इतना तक देखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में और सारे बहुत से टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इस लूसेंट बुक से हम लोग देख रहे हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।